कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग के अंदर दो अलग-अलग लोग लड़ रहे हों? एक हिस्सा कहता है मुझे सोना है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, और दूसरा हिस्सा है कि बस सोचना बंद ही नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल। या वो वाला एहसास जब आप जमीन पर रखे एक पतले से तख्ते पर तो मैराथन दौड़ सकते हैं, लेकिन वही तख्ता अगर दो इमारतों के बीच हो तो पैर कांपने लगते हैं। चाहते तो हम चलना है, पर शरीर बगावत कर देता है। ये दिमागी गृह युद्ध आखिर है क्या? आज हम इसी कश्मकश की तह तक जाएंगे, एक बहुत ही दिलचस्प किताब के जरिए जिसका नाम है सेल्फ मास्टरी थ्रू कॉन्शियस ऑटो सजेशन। इसके लेखक थे एमिल कुए, एक फ्रांसीसी साइकोलॉजिस्ट जो लगभग 100 साल पहले ये कह रहे थे कि हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर उतनी ताकतवर है ही नहीं जितना हम समझते हैं। सही बात है। उनका मानना था कि असली ताकत कहीं और छिपी है और हम अनजाने में उसे हर रोज अपने ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये विचार उस समय के लिए आप सोचिए कितना क्रांतिकारी था। आज हम माइंड बॉडी कनेक्शन जैसी बातें बहुत आसानी से करते हैं, लेकिन कुएं उन शुरुआती लोगों में से थे जो कह रहे थे कि आपका मन, आपकी कल्पना आपके शरीर पर सीधा और गहरा असर डाल सकती है। अच्छा। उनका पूरा काम इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है, हमारी इच्छा शक्ति और हमारी कल्पना, इनके बीच के इस अजीब से रिश्ते को कैसे समझा जाए और ज्यादा जरूरी, इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। तो चलिए इस दिमागी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कुए का ये कॉन्शियस ऑटो सजेशन का तरीका आखिर है क्या भला। तो कुए की थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले उनके इस आइडिया को पकड़ना होगा कि हमारे अंदर एक नहीं बल्कि दो स्व या सेल्व्स काम करते हैं। एक है हमारा चेतन मन और दूसरा है अचेतन मन। ये सुनने में थोड़ा फ्रॉइड जैसा लगता है, पर कुए का नजरिया बिल्कुल अलग था। हाँ, बहुत अलग। उनके लिए चेतन मन वो है जिसे हम मैं कहते हैं, जो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है। लेकिन कुए कहते हैं कि ये बड़ा भुलक्कड़ है, इसकी याददाश्त भरोसे के लायक नहीं। अच्छा। दूसरी तरफ है हमारा अचेतन मन, जिसके बारे में हमें पता तक नहीं होता। कुए के मुताबिक ये हमारे अंदर का दूसरा व्यक्ति है। इसकी याददाश्त एकदम पक्की है, जन्म से लेकर अब तक की हर छोटी बड़ी बात इसमें दर्ज है। और इसकी दो सबसे बड़ी खासियतें हैं। एक, ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है क्योंकि शरीर के सारे ऑटोमेटिक काम यही चलाता है। और दूसरा, ये एक बच्चे की तरह भोला है। आप इसे जो भी कहेंगे ये बिना सवाल के उस पर यकीन कर लेगा। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी काम हमारा शरीर अपने आप करता है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, खाना पचाना, वो सब इसी अचेतन मन के कंट्रोल में है। ये तो कमाल है। मतलब हमारे अंदर एक सुपर कंप्यूटर चल रहा है जिसके बारे में हमें होश ही नहीं। बिल्कुल। और कुएं इसके कुछ हैरान करने वाले उदाहरण देते हैं, जैसे कोई नींद में चलने वाला इंसान जिसे सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। उसका चेतन मन तो सोया हुआ है, पर उसका अचेतन मन उसे उठाता है, उससे काम करवाता है और फिर वापस बिस्तर पे सुला देता है। और सुबह उसे कुछ याद नहीं रहता। कुछ भी नहीं, सारा काम अचेतन मन ने किया। कुएं कहते हैं कि ये साबित करता है कि शरीर को चलाने के लिए चेतन मन की जरूरत है ही नहीं। तो अगर ये अचेतन मन इतना भोला और शक्तिशाली है और हमारे शरीर को चलाता है, तो फिर हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर का क्या काम है? क्या इन दोनों में कभी टकराव नहीं होता? यही तो कुएं की थ्योरी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। टकराव होता है और हर रोज होता है। कुएं का एक नियम है जिसे वो लॉ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये नियम कहता है, जब भी इच्छा शक्ति और कल्पना में लड़ाई होगी, जीत हमेशा बिना किसी अपवाद के कल्पना की ही होगी। हमेशा। और जिसे हम कल्पना कह रहे हैं वो असल में हमारे अचेतन मन की भाषा है। यहाँ पर वो तख्ते वाला उदाहरण एकदम फिट बैठता है। जमीन पर रखा 30 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा तख्ता कोई भी चल लेगा। कोई भी। क्यों? क्योंकि कल्पना कहती है, अरे ये तो आसान है, मैं आराम से चल सकती हूँ। हाँ। लेकिन जैसे ही उसे 100 फुट की ऊंचाई पर रखा जाता है, इच्छा शक्ति कहती है मुझे चलना है, मुझे नहीं गिरना है। पर कल्पना चीखने लगती है, मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर रही हूँ। और कुएं के नियम के मुताबिक कल्पना जीत जाती है। इंसान कांपने लगता है, उसका शरीर उसकी इच्छा के खिलाफ काम करने लगता है। और भी कई उदाहरण हैं। जब आप कोई भूला हुआ नाम याद करने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं, आपकी इच्छा शक्ति कहती है याद करो, याद करो। हाँ, होता है ये तो। पर वो नाम और दूर भागता है। क्यों? क्योंकि आपकी कोशिश ही आपके अचेतन मन को ये संदेश दे रही है कि तुम्हें ये नाम याद नहीं है। राइट। और जैसे ही आप कोशिश छोड़ते हैं, इच्छा शक्ति को हटाते हैं, नाम अपने आप सामने आ जाता है। ये साइकिल वाला उदाहरण तो बिल्कुल मेरे साथ हुआ है।
मुझे याद है जब मैं चलाना सीख रही थी तो रास्ते के हर छोटे गड्ढे से बचने की इतनी कोशिश करती थी कि आखिर में जाकर उसी में गिरती थी। हाँ। मेरा सारा ध्यान ही उस गड्ढे पर होता था। मेरी इच्छा शक्ति कहती थी बचो, पर मेरी कल्पना उस गड्ढे की तस्वीर बनाकर कहती थी तुम इसी में जाओगी, और वही होता था। बिल्कुल सही पकड़ा। कुएं कहते हैं कि इन सभी मामलों में हम अपनी इच्छा शक्ति का जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी कल्पना को उतना ही ज्यादा मजबूत कर रहे होते हैं, लेकिन गलत दिशा में। मतलब न गिरने की कोशिश करके हम गिरने की कल्पना को बल दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर कल्पना ही हमेशा जीतती है तो फिर तो हम अपनी बुरी कल्पनाओं के गुलाम हो गए। क्या कुएं इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता बताते हैं? क्या हम अपनी कल्पना को काबू कर सकते हैं? हाँ, और यहीं पर उनकी पूरी फिलॉसफी का सार है। वो कहते हैं कि कल्पना एक बेलगाम घोड़े की तरह है। अगर आप उसे चलाना नहीं जानते तो वो आपको कहीं भी पटक सकती है। लेकिन अगर आप उसे साधना सीख जाएं तो वो दुनिया की सबसे तेज सवारी बन सकती है। और इस घोड़े को साधने का तरीका है ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव। ऑटो सजेशन, ये शब्द तो सुना हुआ है, लेकिन क्यूए का मतलब क्या था इससे? क्यूए एक बड़ा बारीक सा फर्क बताते हैं। एक होता है सजेशन, जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके दिमाग में कोई विचार डालता है, जैसे कोई डॉक्टर मरीज से कहता है आप ठीक हो जाएंगे। और दूसरा है ऑटो सजेशन, जब वो विचार आपका अपना बन जाता है। अच्छा। क्यूए का मानना था कि बाहर से दिया गया कोई भी सजेशन तब तक काम नहीं करता जब तक हमारा अचेतन मन उसे स्वीकार करके ऑटो सजेशन में ना बदल दे। मतलब असली खेल हमेशा हमारे अपने मन के अंदर ही होता है। हमेशा। यानी हम अनजाने में तो ये काम हर रोज करते हैं, जैसे सुबह उठकर सोचना आज का दिन बहुत भारी जाने वाला है, या मुझसे ये प्रेजेंटेशन नहीं दी जाएगी। ये भी तो एक तरह का नकारात्मक ऑटो सजेशन ही हुआ। बिल्कुल, हम खुद को बीमार होने, फेल होने और दुखी होने के लिए लगातार सुझाव देते रहते हैं। कुएं कहते हैं कि बस इसी प्रक्रिया को पलटना है। इसे अनजाने में करने की बजाय होश में रहकर जानबूझकर करना है। ठीक है, तो तरीका क्या है? इसे करते कैसे हैं? उनका तरीका हैरान करने वाला सीधा और सरल था। उन्होंने एक मंत्र जैसा वाक्य दिया जिसे हर किसी को इस्तेमाल करने को कहा। डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन, हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर होती जा रही हूँ। हाँ, इसे सुबह बिस्तर से उठने से ठीक पहले और रात में सोने के लिए लेटने के ठीक बाद, जब आप नींद और जागने के बीच की स्थिति में हो, तब 20 बार दोहराना है। बस एक लाइन को 20 बार दोहराना है? ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा आसान लगता है, लेकिन क्या सिर्फ एक लाइन को दोहराने से सच में इतने गहरे बदलाव आ सकते हैं? बहुत से लोग इसे सिर्फ एक तरह का दिलासा या विशफुल थिंकिंग कह सकते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और कुएं इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि दोहराने का तरीका सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे बिना किसी इच्छा शक्ति या प्रयास के, मतलब एफर्ट के बिना दोहराना है। बिना एफर्ट के? हाँ, आपको बस एक बच्चे की तरह बिना सोचे समझे हल्के फुल्के अंदाज में इसे अपने होठों से फुसफुसाना है। वो गिनती के लिए 20 गांठों वाली एक डोरी रखने की सलाह देते थे, ताकि आपका ध्यान गिनती पर न जाए, बस सुझाव पर रहे। ये बिना प्रयास वाली बात बड़ी अजीब है। हम तो हर काम कोशिश और मेहनत से करने के आदी हैं, खासकर जब बात आत्म सुधार की हो। सही बात है। नो पेन नो गेन वाली दुनिया में ये बिना प्रयास का क्या मतलब है? क्या बस यंत्रवत तरीके से बोलते रहना है, भले ये विश्वास ना हो? अनुसार जैसे ही आप कोशिश करते हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति को बीच में ले आते हैं। और इच्छा शक्ति के आते ही कल्पना से लड़ाई शुरू हो सकती है। मान लीजिए आप दोहरा रहे हैं, मैं बेहतर हो रहा हूं, लेकिन साथ ही जोर लगाकर खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करते ही आपकी कल्पना कह सकती है, नहीं तुम नहीं हो रहे, देखो तुम्हें तो अभी भी दर्द है। और लड़ाई में कौन जीतेगा? कल्पना। इसलिए वो कहते हैं प्रयास मत करो, बस उसे होने दो। इसे अपने अचेतन मन के लिए एक लोरी की तरह बना दो, जो वो धीरे धीरे सुन ले और स्वीकार कर ले। अच्छा, तो ये चेस खेलने जैसा नहीं है, बल्कि पानी में एक बीज डालने जैसा है। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है। आप बस बीज डालते हैं, उसे उगने के लिए मजबूर नहीं करते। ये बात अब समझ में आई। और अगर दिन के बीच में कोई तकलीफ हो, कोई दर्द या कोई बुरा ख्याल आए, तो उसके लिए भी कुछ था? हाँ, उसके लिए एक इमरजेंसी तकनीक थी। वो कहते थे कि कहीं शांति से बैठें, आंखें बंद करें, और अगर दर्द है तो उस जगह पर हाथ रखें और बहुत तेजी से, लगभग बड़बड़ाते हुए दोहराएं, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। और ये तब तक जब तक वो एहसास चला ना जाए। बिल्कुल। यहाँ तेजी इसलिए जरूरी है ताकि आपका चेतन मन विश्लेषण ना कर पाए।
और सुझाव सीधा अचेतन मन तक पहुंच जाए। अब यहाँ पर खोए कुछ बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। उनकी किताब में ऐसे किस्से भरे पड़े हैं जहाँ लोगों ने नर्वस सिस्टम की बीमारियां, कुछ तरह के लकवे और यहाँ तक कि फाइब्रॉइड ट्यूमर जैसी चीजों को इस तरीके से ठीक कर लिया। आज के समय में ये बातें अविश्वसनीय लगती हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर हमें थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब कुए के अपने अनुभव और उनके मरीजों के किस्से हैं, जो लगभग 1920 के दशक के हैं। राइट। ये आज के दौर के डबल ब्लाइंड, प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हैं। हमें इसे उस समय के नजरिए से देखना होगा, जब मन और शरीर के कनेक्शन को लेकर समझ बिल्कुल नई थी। तो क्या हमें इन दावों को पूरी तरह खारिज कर देना चाहिए? खारिज नहीं, लेकिन सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए। कुएं की व्याख्या उस समय के हिसाब से सीधी थी। वो मानते थे कि अचेतन मन शरीर का डायरेक्टर है। अगर अचेतन मन मान ले कि ट्यूमर को खत्म होना है, तो वो दिमाग के जरिए खून की नसों को सिकुड़ने का आदेश देगा, ट्यूमर को पोषण मिलना बंद होगा और वो खत्म हो जाएगा। अच्छा। आज की भाषा में हम शायद इसे प्लेसिबो इफेक्ट का एक बहुत शक्तिशाली रूप कह सकते हैं, जहां मन के विश्वास ने शरीर में कुछ ठोस, मापने लायक बदलाव ला दिए। हम जानते हैं कि तनाव जैसी मानसिक अवस्थाएं शरीर में कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ा सकती हैं। तो ये मानना असंभव नहीं है कि एक शांत और सकारात्मक मानसिक अवस्था शरीर में हीलिंग को बढ़ावा दे सकती है। ये एक बहुत संतुलित नजरिया है। मतलब हम उनके दावों को शब्दशः ना भी लें, तब भी इसके पीछे के सिद्धांत में दम है। बिल्कुल। ये सिर्फ शारीरिक बीमारियों के लिए नहीं था, है ना? उन्होंने इसे आदतों को बदलने के लिए भी इस्तेमाल किया। हाँ, और उनका उदाहरण बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि एक बुरी आदत लकड़ी के तख्ते में घुसी एक कील जैसी है। उसे निकालने का तरीका ये नहीं है कि आप उसे खींचने की कोशिश करें, क्योंकि वो और मजबूत हो सकती है। तरीका यह है कि आप एक नई अच्छी कील लें, उसे पुरानी कील के ऊपर रखें और हर रोज सुझाव के हथौड़े से उस पर चोट करें। अच्छा। हर चोट के साथ नई कील अंदर जाएगी और पुरानी कील बाहर निकलेगी, जब तक कि वो पूरी तरह बदल ना जाए। और उन्होंने माता पिता के लिए भी एक तरीका बताया था, जो मुझे थोड़ा अजीब पर काफी दिलचस्प लगा। वो तरीका था बच्चे के सो जाने के बाद का। हाँ। कुएं सलाह देते थे कि जब बच्चा सो जाए तो उसके बिस्तर के पास जाकर बहुत धीरे से फुसफुसाते हुए 15-20 बार वो सारी अच्छी बातें कहें जो आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। जैसे, तुम शांत रहते हो, तुम अच्छे से पढ़ते हो, तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी है। और उनका तर्क क्या था इसके पीछे? उनका तर्क था कि सोते समय बच्चे का चेतन मन और उसकी इच्छा शक्ति दोनों सोए हुए होते हैं, लेकिन उसका भोला अचेतन मन जागा हुआ और सुझावों के लिए पूरी तरह खुला होता है। अच्छा। ये सुझाव सीधे उसके अचेतन मन में चले जाते हैं। आज के दौर में शायद कुछ लोग इसे थोड़ा डरावना या मैनिपुलेटिव मान सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की सोच वही है। सुझाव तब सबसे अच्छा काम करता है जब चेतन मन का पहरेदार रास्ते में ना खड़ा हो। ठीक कहा। कुएं के लिए ये बच्चे की भलाई के लिए था, उसकी कल्पना को सही दिशा देने का एक तरीका। तो कुल मिलाकर एमिल क्यूई की इस पूरी दुनिया से जो बात निकल कर आती है, वो ये है कि हमारी कल्पना एक दो-धारी तलवार है। अनजाने में ये हमें कमजोर करती है, हमें गिराती है, लेकिन अगर इसे होश में रहकर सही दिशा दी जाए तो ये आत्म सुधार का सबसे शक्तिशाली औजार बन सकती है। बिल्कुल। मूल विचार ये है कि हम अपने मन में जिन विचारों को घर बनाने देते हैं, उनका हमारे शरीर और हमारी जिंदगी पर एक वास्तविक ठोस असर पड़ता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारे ही अंदर असीमित शक्ति का एक स्रोत मौजूद है। कुएं के अनुसार चुनौती बस इसे होशपूर्वक और बुद्धिमानी से निर्देशित करना सीखना है, बजाय इसके कि इसे अनजाने में अपने खिलाफ काम करने दिया जाए। ये हमें अपनी सोच की जिम्मेदारी लेने के लिए कहता है। हाँ। इस पूरी चर्चा से जो एक विचार मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है, वो है बिना प्रयास के सुधार करने का आइडिया। कोई बार बार कहते हैं कि अपनी इच्छा शक्ति से जितनी ज्यादा कोशिश करोगे, उतने ही असफल होगे। के श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। एक ऐसी दुनिया में जहां इच्छा शक्ति, संघर्ष और लगे रहो को सफलता का एकमात्र रास्ता माना जाता है, वहां आत्म सुधार के लिए जोर जबरदस्ती के बजाय अपनी कल्पना की कोमल और लगातार फुसफुसाहट का इस्तेमाल करने का क्या मतलब हो सकता है? क्या असली बदलाव लड़ाई से आता है या चुपचाप स्वीकार करने से? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प